तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है बरेली ज़िला, और इसी बरेली ज़िले में एक इलाका है मितौली इलाका। और कायदे से ये कहानी मुझे आज सुनानी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब कंपटीशन इतना है और सारे लोग मेहनत करते हैं और शायद मुझसे ज़्यादा ही करते होंगे, तो सबसे आगे रहने के लिए फिर और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो कहानी जब मिल गई उस कहानी को वहीं सुना देना चाहिए, नहीं तो फिर कोई और सुना देगा तो फिर कहानी सेकंड हैंड हो गई या फिर यूज्ड हो गई। तो फिर ऐसी कहानियों को आप भी पसंद नहीं करते। तो फिर ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये कहानी मुझे आज नहीं सुनानी चाहिए थी, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन अब कहानी पहले जानते हैं और इस कहानी में हुआ क्या। और वास्तव में ये कहानी बड़ी दर्दनाक भी है और बड़ी चौंकाने वाली भी है। दरअसल इसी उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में मितौली इलाके में एक शख्स जिसका नाम था काशीराम, उसकी पत्नी निर्मला, एक बेटी, एक 14 भी कहना गलत होगा, लगभग 12 साल का एक बेटा दीपेंद्र। ये चारों लोग साल 2018-19 में ठीक ठाक तरीके से रहते थे। काशीराम थोड़ा सा दबंग स्वभाव का व्यक्ति था, दोस्ती यारी इन सारी चीज़ों को बहुत तवज्जो देता था, बहुत महत्व देता था। तो फिर परिवार वाले भी उसी हिसाब से थे, आसपास के लोग भी उसी हिसाब से थे, जिससे इसकी बनती थी वो सारे लोग भी उसी हिसाब से थे। सारी चीज़ें ठीक चलती रही। बेटी भी अब धीरे धीरे बड़ी हुई। काशीराम ने उसकी एक जगह शादी तय कर दी। शादी तय होने के बाद फिर सारी चीज़ें ठीक थी, तो इसकी शादी, जो बेटी थी उसकी शादी जहाँ तय की गई थी रनूपुर गाँव में, बगल का ही गाँव था, उसी रनूपुर गाँव में काशीराम की बेटी की शादी हो जाती है। अब बेटी की शादी हो गई तो अब घर में काशीराम बचा, निर्मला बची, बेटा दीपेंद्र बचा। अब ये सारे लोग ठीक ठाक तरीके से रह रहे हैं। दीपेंद्र भी अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा। हाई स्कूल उसने अच्छे से पास किया, 11th में उसका दाखिला हुआ। इसके बाद फिर काशीराम को भी उम्मीद थी कि ये कुछ आगे करेगा, पत्नी भी खुश थी, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चलती रही। लेकिन साल 2020 में काशीराम को उसका दोस्त बुलाता है। काशीराम को उसका दोस्त बुलाता है, कहता है कि मेरा वहाँ पे झगड़ा हो गया है। अब काशीराम जैसे ही सुनता है कि उसके दोस्त का कहीं झगड़ा हुआ, तो काशीराम फ़ौरन भाग के अपने दोस्त के साथ जाता है। जाने के बाद फिर अपने दोस्त के साथ जहाँ झगड़ा हुआ था उसमें शामिल होता है, और कहते हैं कि इसी झगड़े में काशीराम और उसके दोस्त के द्वारा उस सामने वाले इंसान का कत्ल हो जाता है। अब कत्ल हुआ, मामला पुलिस में गया। पुलिस आती है, काशीराम को और उसके दोस्त को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके फिर मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद फिर जब तक फैसला नहीं आता, कोर्ट आदेश दे देती है कि जो काशीराम है उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए, यानी पुलिस की कस्टडी में ना भेज के जो जेल होती है उस शहर की, उस ज़िले की जेल में डाल दिया जाए। अब काशीराम जेल में बंद है। मामले की पैरवी उसकी पत्नी कर रही है। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। सारी चीज़ें अब पत्नी पे ही निर्भर थी, बेटा भी छोटा था। काशीराम को भी उम्मीद थी कि पत्नी अपनी तरीके से कोशिश कर रही है, मुझे जमानत मिल जाएगी। अब 15-15, 20-20 दिन पे पत्नी जो थी मिलने भी आती, सारी चीज़ें घर का हाल खबर बताती। काशीराम भी कहता कि ठीक है, तुम लोग अपना ध्यान रखो, बहुत परेशान मत रहो। अब साल 2020 से काशीराम जेल में बंद है। देखते ही देखते साल 2021 लग गया, और साल 2021 के लगभग आधा साल 2021 जब बीत गया, जुलाई अगस्त महीने में अचानक से जो काशीराम और निर्मला का बेटा था दीपेंद्र, जिसकी उम्र 14-15 साल थी, अचानक से अपने घर नहीं लौटता। अब एक दिन वो खेलने के लिए निकला और घर पे नहीं लौटा, तो थोड़े टाइम तक तो माँ को लगी कि कहीं गया होगा, अभी आ जाएगा। लेकिन अब काफ़ी टाइम जब गुजर गया और फिर नहीं आया, तो फिर माँ को चिंता हुई। चिंता होने के बाद माँ खोजने निकलती है। अब माँ जिस घर पे जा रही है पूछने के लिए, तो हर जगह से बस एक जवाब था कि आज दीपेंद्र यहाँ आया ही नहीं। अब जैसे ही ये बात माँ सुनती है निर्मला, उसका हालत एक तरह से और खस्ता होता कि मेरा बेटा कहाँ गया और अचानक से कहीं गायब हो गया। अब आसपास के गांव के जितने बड़े बूढ़े बुजुर्ग थे सारे लोग इकट्ठे हो गए। चूँकि अब भाई गांव का मामला था, और गांव में तो ऐसा होता है कि किसी के घर में कोई भी दिक्कत हो तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो अब निर्मला और पूरे गाँव के लोग आसपास की जगहों पे जहाँ जहाँ कोई खेल हो रहा था, जहाँ जहाँ क्रिकेट, वॉलीबॉल, ये सारी चीज़ें हो रही थी, हर उस जगह जाके अब सारे लोग पूछताछ कर रहे हैं, हर उस जगह सारे लोग छानबीन कर रहे हैं। लेकिन पूरा का पूरा दिन गुजर गया और जो दीपेंद्र था उसका कुछ पता नहीं चला। अब एक दिन गुजर गया और दीपेंद्र का कुछ पता नहीं।
इधर जो पति था एक मर्डर के केस में जेल में बंद। तो फिर गांव वालों ने समझाया कि हो सकता है कि वैसे भी तुम्हारा पति एक कत्ल के जुर्म में जेल में बंद है, तो संभव है कि कुछ हादसा किसी और ने कर दिया हो, किसी ने किडनैप कर लिया हो या फिर कोई और बात हो। तो हम लोगों ने जितना खोजना था खोज लिया, लेकिन अब यहाँ से हमें लगता है कि मामला जो है पुलिस वालों को हवाले कर देना चाहिए। अब निर्मला को भी ये बात बिल्कुल ठीक लगी। मामला पुलिस में गया। पुलिस में जाने के बाद फिर पुलिस वाले कंप्लेन दर्ज करते हैं, उम्र पूछते हैं, बाकी सारी डिटेल लेते हैं। और जब ये उम्र आ जाती है पुलिस वालों के सामने कि कोई 15 साल से लेकर 30-35 साल का है, तो फिर पुलिस वालों का दिमाग किसी और दिशा में जाता है। उनको लगता है कि लड़का भाग गया होगा, एग्ज़ाम का प्रेशर हो उस वजह से, कोई लड़की वड़की का चक्कर हो उस वजह से। और आमतौर पे ऐसा होता है, इसमें कोई कहने की बात नहीं। तो पुलिस वाले भी अब कंप्लेन दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद फिर औपचारिक रूप से ढूंढना शुरू करते हैं। एक एक दिन इधर गुजरता जा रहा, दीपेंद्र का कुछ पता नहीं। देखते ही देखते हफ्ते गुजर गए और अचानक से गांव का ही एक सदस्य कहीं जा रहा था, तो उसने देखा कि एक नदी के पास बालू के नीचे एक हाथ दिखाई दे रहा। हाथ अब बुरी तरह सड़ चुका है, एकदम डैमेज। अब आमतौर पे अगर किसी ने किसी को वहाँ पे दफन किया है, अगर नेचुरल डेथ है और किसी परिवार वाले ने दफन किया, तो आमतौर पे तो वहाँ दफन होना भी नहीं चाहिए था। लेकिन अगर दफन किया भी तो इतनी लापरवाही के साथ क्यों कर दिया। अब गांव वाला समझदार था, उसे लग गया कि ये लाश यहाँ पे या तो छुपाई गई है या फिर कोई और मैटर है, ये नेचुरल डेथ है और अंतिम संस्कार का मामला नहीं। फ़ौरन अब गांव में खबर कर दी जाती है और गांव का एक लड़का पहले से गायब। तो पुलिस वाले, गांव वाले, सारे लोग जाते हैं, उस जगह को चेक करते हैं। तो चेक करने के दौरान एक लाश निकलती है। लाश को बाकायदा जब हुलिया वगैरह चेक किया जाता है, कपड़े वगैरह चेक किए जाते हैं, तो लाश इसी निर्मला के बेटे दीपेंद्र की थी। अब जैसे ही लाश के बारे में निर्मला को पता चला तो उसका रो रो के बुरा हाल। अच्छा, इन सारी बातों का भी काशीराम को कुछ पता तक नहीं। अब गांव वाले निर्मला को समझा रहे हैं। उसके बाद फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि आपको क्या कार्रवाई चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो गांव वाले फिर पुलिस वालों से पूछते हैं कि आपको क्या लग रहा कि क्या हुआ। तो पुलिस वाले बताते हैं कि जहाँ तक लग रहा है कि बॉडी पे कहीं कोई चोट का निशान नहीं, कहीं कोई और ऐसा डैमेज इंजरी नहीं है, तो फिर पानी में डूब के मौत हो गई होगी। उसके बाद बालू लहरों से चढ़ती चली गई होगी। अब निर्मला ने भी कहा कि हो सकता है ऐसा ही हुआ हो, अब पोस्टमार्टम वगैरह क्या ही करवाएं। पोस्टमार्टम होगा, बॉडी का चीड़ फाड़ होगा, तो ये चीज़ें एक माँ के कलेजे पे छुरी की तरह होंगी। अब गांव वाले समझाते हैं, पुलिस वाले भी अपना पिंड छुड़ा लेते हैं। बॉडी जो है परिवार वालों के हवाले कर दी जाती है। गांव के बड़े बूढ़े ही मुखाग्नि देते हैं, चूँकि पिता तो था नहीं और बाकी घर में और कोई था नहीं पुरुष। अब बेटे का अंतिम संस्कार हो गया। किसी को कुछ पता हो या ना हो, लेकिन जो काशीराम था उसको कुछ भनक तक नहीं। सारी चीज़ें चलती रही। साल 2021 लगभग बीतने को हुआ। अब साल 2021 जैसे ही बीतने को हुआ, अचानक से जो निर्मला थी वो पुलिस के दरवाजे फिर भागती है। पुलिस के दरवाजे भागती है और भागने के बाद कहती है कि मेरा जो बेटा है उसका कत्ल हुआ। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो उनको लगता है अजीब मुसीबत है। अभी थोड़े टाइम पहले तक तो ये बोल रही थी कि ये नेचुरल डेथ है, अब इतने महीने बाद कह रही है कि किसी ने कत्ल किया। तो फिर पूछते हैं कि कौन किया, आपको ऐसा कैसे लगा। तो फिर पत्नी जो निर्मला थी वो बताती है कि जो मेरे समधी हैं शत्रुघ्न लाला, उन्होंने ही कत्ल किया। और कुछ ऐसे सबूत भी देती है जिससे लगता है कि हाँ, कत्ल उन्होंने ही किया। पुलिस वाले फौरन रनूपुर जाते हैं और उनकी बेटी के ससुर शत्रुघ्न लाला को उठाते हैं। उठाने के बाद फिर कोर्ट में लेके जाते हैं। वहाँ पे उसको भी वही न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। लेकिन अब पुलिस वाले, जब एक माँ जो थोड़े टाइम पहले कह रही थी कि नदी में डूब के मरा, उसके बाद फिर अचानक से उसे लगने लगा कि कत्ल हुआ, उसके बाद उसने ढेर सारे सबूत भी दिए, तो पुलिस वालों की जो शक की सुई थी कहीं ना कहीं निर्मला की तरफ भी घूमी। अब जब निर्मला की तरफ घूमी तो पुलिस वाले फिर इस एंगल पे भी जांच करते हैं और पता चलता है कि अपने ही सगे बेटे के कत्ल में निर्मला भी गुनहगार है। यानी निर्मला ने कुछ ऐसे कारण थे जिस वजह से शत्रुघ्न के साथ मिलकर अपने ही बेटे का कत्ल करवाया। उसके बाद जब शत्रुघ्न से उसकी बननी बंद हो गई तो फिर उसने गवाही देके शत्रुघ्न को जेल भिजवा दिया। अब इधर माँ भी जेल में, पिता पहले से जेल में, बेटे का कत्ल हो चुका, समधी अलग जेल में। अब सारी चीज़ें यूं ही बीतती रही। धीरे धीरे वक्त गुजरा। साल 2021 में सारा माजरा हो चुका था। काशीराम को कुछ पता तक नहीं कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा।
साल 2022 आता है और साल 2022 में अचानक से जो काशीराम था उसको जमानत मिल जाती है। अब काशीराम को जमानत मिली, जमानत मिलने के बाद फिर काशीराम अपने घर पे बड़ी उम्मीद में आता है कि उसका बेटा होगा, उसकी पत्नी होगी। लेकिन घर पे आता है तो घर पे ताला, और 1 साल से जिस घर में कोई रह ना रहा हो तो घर की क्या ही हालत होगी। अब ये चीज़ देखता है तो एकदम हक्का बक्का कि मेरे घर में ये क्या हो गया। उसके बाद फिर आसपास के लोगों से पूछता है, तो आसपास के लोगों से जब वो पूछता है तो एक बड़ी अजीब और बड़ी चौंकाने वाली बात पता चली। दरअसल जो इसकी पत्नी निर्मला थी, जब इसको जेल हो गई तो फिर अचानक से इसका जो झुकाव था अपने समधी यानी शत्रुघ्न लाला की तरफ हो गया। शत्रुघ्न लाला आए दिन आता और जो भी पैसे वगैरह की ज़रूरत होती वो देता रहता, कहता कि तुम मुकदमा लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब निर्मला का झुकाव शत्रुघ्न लाला की तरफ हुआ, दोनों के बीच नाजायज़ संबंध हो गए। अब संबंध हुआ और घर में अब कोई ना रोकने वाला ना कोई टोकने वाला, तो फिर इसका जब मन होता अपनी बेटी के ससुराल चली जाती, कभी शत्रुघ्न लाला चला आता। और एक दिन ऐसे ही ये जेल के बहाने निकलती है कि जा रही हूँ तुम्हारे पापा से मिलने, और चली जाती है अपनी बेटी के ससुराल। अब पता नहीं कैसे दीपेंद्र को भी डाउट हुआ कि मेरी माँ कहाँ जा रही है, जिस हिसाब से रोज़ जेल में मिलने जाती थी उस हिसाब से आज जा नहीं रही। तो फिर ये भी पीछा करता है, पीछा करने के दौरान देखता है कि उसकी माँ जाती है अपनी बेटी के ससुराल, पीछे पीछे ये भी गया। संजोग से ससुराल में कोई था नहीं। घर के अंदर वो दाखिल होता है दीपेंद्र, तो देखता है कि उसकी जो माँ है शत्रुघ्न के साथ बिना कपड़ों के आपत्तिजनक हालत में। अब अपनी ही माँ को अपने ही बहन के ससुर के साथ इस हालत में देखना, 14 साल का लड़का था, समझ बूझ उसको हो चुकी थी, तो चुपचाप कुछ बोलता नहीं वहाँ से लौटने लगता है। लेकिन अब निर्मला को लग गया कि अब बेटा लौट रहा है, ये जाएगा सबको कुछ न कुछ बताएगा, तो एक काम करते हैं अब इसको लौटने नहीं देते। शत्रुघ्न को इशारा करती है, शत्रुघ्न दौड़ के जाता है, बेटे को पकड़ के लेके आता है। अब निर्मला अपनी साड़ी से ही अपने ही खुद के बेटे का गला घोंट के कत्ल करती है। कत्ल करने के बाद फिर वापस भाग आती है और फिर झूठ मूठ का नाटक करती है। सारी चीज़ें इसी के प्लान के हिसाब से ही हो रही थी। बॉडी का अंतिम संस्कार हो चुका था, सारे लोग मान चुके थे कि जो मौत हुई है वो नेचुरल हुई है। लेकिन इसी बीच गलत काम का गलत नतीजा, शत्रुघ्न से भी उसकी बननी बंद हो जाती है। उसके बाद फिर उसके खिलाफ वो गवाही दे के जेल भेज देती है और अपनी ही गवाही में बाद में खुद भी फंस जाती है। अब पिता जब ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन भी खिसकी और उसके दिमाग में बस एक चीज़ थी कि अब चाहे जैसे मुझे बदला लेना है। लेकिन बदला लेना है तो बदला ले कैसे? दोनों हत्यारे जेल में बंद है, उसकी पत्नी भी और उसका समधी भी, तो फिर करे तो करे क्या? तो फिर इसके दिमाग में एक प्लान आता है। प्लान बनाने के साथ फिर अब ये पैसे इकट्ठा करता है। पैसे इकट्ठे करने के बाद फिर ये जाता है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है और अपने ही समधी की पैरवी खुद करता है और कहता है कि मेरा समधी जो है वो निर्दोष है, किसी ने झूठा फंसाया। अब समधी ये बात जब सुनता है तो बिल्कुल खुश कि उसका समधी उसका पैरवी कर रहा है, उसको जेल से निकलवा रहा है। अब कोर्ट में मामला चला, जनवरी से मामला साल 2023 के जनवरी से चल रहा था और मार्च अप्रैल में ही कोर्ट में सुनवाई हुई और शत्रुघ्न की जमानत हो गई। अब शत्रुघ्न को जमानत मिल गई, शत्रुघ्न एकदम खुश। उसे लगा कि अब कत्ल भी किया, बच भी गया और जिसके लिए किया वो जेल में, सारा मामला क्लियर है। लेकिन उसे क्या पता था कि एक खौफनाक साजिश और मौत उसका बाहर इंतजार कर रही। अब ये घर पे आता है, घर पे आने के बाद एकदम सामान्य ज़िंदगी जीने लगता है। इधर जो काशीराम था अपने बेटे की बदले की आग में इस कदर जल रहा था कि प्लान, मौका, वो सारी चीज़ें तय करते करते पहुंच जाता है मई महीने में। मई महीने तक वो इंतज़ार करता है और संजोग से एक दिन जो शत्रुघ्न था उसे मिल जाता है खेत में जाते हुए। फिर क्या था, एक बंदूक की व्यवस्था इसने पहले से की थी, उसी रिवॉल्वर से ये अपने समधी को 3 गोली मारता है। 2 गोली सर में, 1 गोली पेट में, और गोली लगने की वजह से ऑन द स्पॉट शत्रुघ्न की मौत हो जाती है। अब शत्रुघ्न की मौत हुई, उसके बाद ये ज़्यादा भागता उगता नहीं है, पुलिस इसे गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद अभी परसों जब इससे कहानी पूछी गई कि तुमने क्यों मारा, क्या वजह थी, तो फिर उसने यही बताया कि उसके बेटे का कत्ल कैसे हुआ था और कैसे उसने बदला लिया है अपने बेटे का। तो शुरुआत में पुलिस वालों को लगा कि ये बहला रहा है, फुसला रहा है, सॉफ्ट कॉर्नर खोज रहा है। लेकिन जब पुलिस वालों ने जांच की तो सारी चीज़ें बिल्कुल सही पाई गई। उसके बेटे का कत्ल भी हुआ था, उसमें शत्रुघ्न दोषी भी था, उसकी पत्नी निर्मला भी जेल में बंद है। तो सही बात थी कि काशीराम ने अपने बेटे के कत्ल का बदला लिया।
तो शुरुआत में जो मैंने कहा कि ये कहानी मुझे आज नहीं सुनानी चाहिए थी, क्योंकि आज मदर्स डे है और एक माँ अपने बेटे के लिए, आज शायद सबके स्टेटस पे मैंने देखे तमाम तरह के स्टेटस लगे हैं, तो आज ऐसी कहानी नहीं सुनानी चाहिए थी। लेकिन भले ही माँ की एक श्रेणी, माँ का एक दर्जा हम लोग चाहे जैसा दे दें, लेकिन पिता पिता ही होता है। और शायद कहा भी जाता है कि अगर माँ चूल्हे पे जल रही है तो बाप भी खेतों में पूरा दिन तपता है, तब जाके कहीं कोई बच्चा पलता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं आज के सवाल पे। ये सवाल मैंने कल पूछा था कि आप किसी मंदिर में जाएं तो आपको प्रसाद के रूप में वहाँ पे इलायची दाना मिल सकता है, आपको चरणामृत, पंजीरी भी कहीं कहीं देते हैं, कहीं कहीं फल दे देते हैं, कहीं के लड्डू देते हैं, कहीं कहीं मिठाइयाँ देते हैं। लेकिन कहीं ऐसा हो कि आप किसी मंदिर में जाएं और उस मंदिर में आपको बाकायदा सोने चांदी के आभूषण मिले। तो इस सवाल का जो सही जवाब है कि ये मंदिर जो है, ये मंदिर मध्य प्रदेश में एक जगह लगती है रतलाम, और रतलाम की एक कहानी मैंने कुछ सुनाई भी थी आपको। इसी रतलाम में एक मंदिर है, महालक्ष्मी मंदिर। और ऐसा नहीं है कि जो भी उसमें जाता है उसको सोने चांदी के आभूषण मिलने लगते हैं। उस मंदिर की मान्यता ये है कि अगर आप जो आभूषण चढ़ाएंगे, माता जी को समर्पित कर देंगे, महालक्ष्मी का ये मंदिर है, तो उस मंदिर में चढ़ने के बाद, माता जी के चरणों में जाने के बाद, फिर जब लौट के आपके पास आएगा तो फिर आप उसको अपने घर में लेके जाएंगे तो बरकत कई गुना हो जाएगी। तो फिर जो लोग हैं जिनको बरकत कुछ ज़्यादा ही चाहिए होती है, वो बाकायदा जाते हैं मंदिर में, अपने आभूषणों को चढ़ाते हैं और फिर बाद में वही आभूषण, वही सोने चांदी के सिक्के, वही अंगूठियाँ, वही चैन उनको प्रसाद के रूप में दे दी जाती हैं और वो फिर खुशी खुशी अपने घर पे लेके जाते हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो दिया है जाकिर सैफ़ी जी हैं, अवंती होरो जी हैं, नदीम किंग जी हैं, लालचंद्र शर्मा जी हैं और शिवबख्श सिंह जी हैं बाराबंकी से। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं और ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाइए, हम सबका ज्ञान बढ़ाइए, क्योंकि चैनल पे आए हैं तो कुछ ना कुछ रोज़ सीख के ही जाएं। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का सवाल बड़ा सिंपल सा है और शायद हर हिंदुस्तानी को पता होना चाहिए। जो पुराने सिक्के आते थे और आजकल जो आप कहीं भी देखिए, जो सत्यमेव जयते का एक निशान है जिसमें 4 शेर होते हैं, अलग अलग दिशाओं में उनके मुंह होते हैं, बीच में उसको लेके कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो वो सत्यमेव जयते का जो निशान है वो कहाँ से उठाया गया है, वो शेर वाली आकृति कहाँ से ली गई है? और अगर आप जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बारे में भी आपको कुछ पता हो तो आप बताइएगा, नहीं पता हो तो कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपको बताऊँगा। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए, ऐसी कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे।